हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है CUET DU 2023 की। आप लोगों को पता है, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं MA/MSc ज्योग्राफी 2023 का जो एंट्रेंस होने वाला है CUET के माध्यम से होने वाला है, जो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। और आज ये हमारे सीरीज़ की 7वां लेक्चर है। इसके पहले 6 क्लास हो चुकी हैं और आज हम जब लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और क्लास के साथ इस सीरीज़ में वापस आए हैं। उम्मीद करता हूं कि पीछे की क्लासेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। जो भी टॉपिक बताई गई, जो भी पॉइंट्स आपको समझाए गए, अच्छे समझ में आ गया है। आप लोग ने नोट्स बनाए हैं और भी जो चीज़ें बताई गई हैं वैसा आप लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे हैं। साथ में सेक्शन A का भी आप लोग वहाँ से कंटिन्यू करते रहिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हो सके, कंफर्म नहीं है, हो सके लास्ट में आप लोगों का सेक्शन A की भी क्लासेज आने लगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हम लोग उसी क्रम में हम लोग अपने ज्योग्राफी के और क्वेश्चंस ला रहे हैं। बहुत क्वेश्चंस के भंडार हैं। डेली हम लोग एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन सब क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ज्योग्राफी वालों के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका वो CUET हो, DU हो या कोई और एंट्रेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, वहाँ के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चंस इसलिए बताया गया कि 2022 में क्या था, केवल लेक्चर्स से टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे बातें क्लियर की गई थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अब यहाँ हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि 2022 वाली जो सीरीज़ थी दोस्तों, वहाँ से आप लोग लेक्चर्स सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिएगा। लेक्चर्स वही रहेंगे, जो यहाँ भी रहेगा वही वहाँ भी है 2022 वाले सीरीज में, वो तो चेंज होना नहीं है। तो इसलिए आप लोग ऑलरेडी हमारे पास जब कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस हैं तो हम लोग क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। और इसलिए इस बार हमने क्या किया कि 2023 वाली सीरीज़ में क्वेश्चन ज़्यादातर लाए हैं। बस अगर आप लोग कहेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आप टॉपिक अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसे एक्सप्लेन कीजिए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब कहीं से भी, तो उस पर भी काम किया जाएगा। उसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जुड़ते जा रहे हैं इस सीरीज़ के साथ और आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है। आप लोगों का इंटरेस्ट देखने को लग रहा है। 3-4 महीने पहले से ही कमेंट्स आने लगे थे कि सर CUET 2023 की क्लासेस कब से आएंगी। तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि अगर अब से भी हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो बहुत अच्छा खासा हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि डेली अगर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रूर कुछ न कई क्वेश्चन हो सके फंस सकते हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर ही फंसेगा। पिछली बार कुछ क्वेश्चन बहुत कम दिन ही हम लोग बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस फंस गए थे। सेम वही हुबहू क्वेश्चन आए थे CUET 2022 के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वैसे बने रहेंगे जैसे 2022 वाले बने थे। और चलिए शुरू करते हैं, आज अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग आज पहुँचे हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 यानी कि 81 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बाकी क्लास को, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है 2023 वाली सीरीज़ का। बाकी की क्लास आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। एक क्रम में चलिएगा, नंबरिंग की गई है हर लेक्चर का। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 और आज हमारा लेक्चर 7 आ गया है। तो आधे घंटे क्लासेस हैं, उसे आप ज्वाइन जरूर पहले वहाँ शुरू कीजिएगा, तब इधर आइएगा। चाहे अगर आप बीच में भी कहीं आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं चैनल से, तो फर्स्ट लेक्चर से शुरू कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से मैंने कई बेसिक क्वेश्चंस लाए हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज होता गया धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज होगा, यानी कि कई तरीके से हम लोग कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चंस आएगा उसमें आपको बता दूँ चैप्टर से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के केवल क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अगर आप कहेंगे और डीप में चलना है तो जियोमॉर्फोलॉजी के केवल क्वेश्चंस रहेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के केवल रहेंगे, ओशनोग्राफी के रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के रहेंगे केवल। अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को और डीप में किया जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी को और डीप में किया जाएगा। ये सब बातें ध्यान दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी हम लोग के क्या है, जैसे नॉर्मली अभी क्वेश्चन चल रहे हैं वो थोड़ा चलते रहे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि अभी 3-4 क्लासेस और इसी तरह से प्रैक्टिस हों, जिस तरह से अभी ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं, इसे अभी करें। आगे हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में भी चलेंगे। अभी ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी नहीं जा रहे हम लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले इसे करा रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चन वो होगा, इसलिए एक भी लेक्चर बीच में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं एक एक अपना मतलब रखते हैं अपनी इस प्रिपरेशन में।
तो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए भी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है। अगर आपको बाद में जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूंगा कि इंग्लिश वालों के लिए क्या करना है, कैसे उन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या कर रहा है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? इंग्लिश वाले देख लें, द रूर कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी रसिया रूस। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन होगा जर्मनी। यहाँ पे कोयला का बहुत ही फेमस, मतलब कोयला का बिटुमिनस क्वालिटी का जो कोयला होता है वो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस कहाँ पे? जर्मनी में। तो इसलिए इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जर्मनी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है रूर कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83 नंबर, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा मैंने पीछे भी क्वेश्चन कराए थे कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन इज, ऑप्शन है कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक जल, बी वनों की कटाई, सी खेती में उर्वरकों का उपयोग, डी उपरोक्त सभी। द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन इज इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन। थर्ड है यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन कल्टीवेशन। फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक जल, इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा था? द अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर जो सल्फर और नाइट्रोजन के कण होते हैं वो वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या करते हैं और भी खतरनाक हो जाते हैं, यानी कि अम्ल को मात्रा बढ़ा देते हैं। वर्षा के जल के साथ अगर अम्ल के अणु कण जो है मिल जाते हैं तो और अधिक अम्ल बन जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, जब भी होता है बहुत नुकसान पहुंचाता है जीव जंतुओं के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी। तो ये ध्यान दीजिएगा। और पीछे भी हम लोग क्वेश्चन किए थे पॉल्यूशन की, किस प्रदूषण से जुड़ा है? तो अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण से जुड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं देखिए दो तरह के क्वेश्चन बन गए, एक कल वाला जो क्वेश्चन था, एक आज इस तरह से क्वेश्चन अम्लीय वर्षा से पूछ लिया है। आगे चलते हैं। वे उद्योग जो किसी विशिष्ट कच्चे माल से स्वतंत्र होते हैं कहलाते हैं। इंग्लिश वाले देखें, इंडस्ट्रीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल आर कॉल्ड। ऑप्शन है समूह उद्योग, यानी कि एग्लोमेरेशन इंडस्ट्री, फुटलूज उद्योग, फुटलूज इंडस्ट्री। थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग। और फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि विनिर्माण उद्योग। तो क्या पूछा है? इंडस्ट्रीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल आर कॉल्ड। वे उद्योग जो किसी विशेष कच्चे माल से स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फुटलूज उद्योग। फुटलूज उद्योग में क्या होता है दोस्तों? इसमें कच्चे माल की ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। इनके कच्चे माल कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं। और ये जो उद्योग होते हैं ये बहुत छोटे उद्योग होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े उद्योग नहीं होते हैं, कम ही उत्पादन करते हैं। इसमें श्रम जो वर्कर होंगे वो भी कम रहेंगे और ये आसानी से, मतलब इसका उत्पादन इसमें किया जाता है, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं किया जाता फुटलूज उद्योग। और इसमें कच्चे माल की ना चिंता होती है, ना उसके भार वजन की ज़्यादा चिंता होती है। तो ये क्या हो गया इसका राइट ऑप्शन? फुटलूज उद्योग, जिसमें कच्चे माल से स्वतंत्र होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 0 से 6 वर्ष के लिए महिला बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका इंग्लिश वाले देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर? ऑप्शन है गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा। शायद ये क्वेश्चन CUET 2022 में आता है, कंफर्म नहीं है, 2022 में शायद ये क्वेश्चन, या नेट के एग्ज़ाम में, NTA का ही कोई एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 0 से 6 वर्ष के लिए महिला बाल लिंगानुपात सबसे कम है? जिसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? हरियाणा हो गया। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है?
मिश्रित खेती, बागवानी खेती, सी दूध उद्योग, डी ट्रक खेती। विच इज द फार्मिंग एलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड? ऑप्शन मिक्स फार्मिंग, सेकेंड है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है डेयरी फार्मिंग और फोर्थ है ट्रक फार्मिंग। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब ये है दोस्तों कि ये अपना एक ऐसा नहीं है केवल एक ही काम उसमें किया जाए, कई काम उसमें किया जाए। जैसे हम उत्पादन तो कर रहे हैं अपने अनाज का, जो हमें चाहिए अनाज खाने के लिए उसका उत्पादन कर रहे हैं, साथ में पशुओं के लिए भी चारा के लिए उत्पादन कर रहे हैं, खेत में कृषि कर रहे हैं, उसके लिए पशुओं की चराई के लिए, पशुओं को घास के लिए, ये सब चीज़ें हम उसमें क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं अपने खेती में। यानी कि हम पशुओं पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से मिश्रित खेती हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग। 87 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तारे के आकार के प्रतिरूप का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द स्टार शेप पैटर्न? ऑप्शन है तमिलनाडु में NH47, बी है तटी उड़ीसा में गांव, सी दोनों ए और बी, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ना तो फर्स्ट वाला ना तो सेकंड वाला। ऑप्शन एक बार इंग्लिश वाले देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द स्टार शेप पैटर्न? ऑप्शन है NH47 इन तमिलनाडु, सेकेंड है विलेज इन कोस्टल उड़ीसा, थर्ड है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकेंड, और फोर्थ है नाइदर वन नॉर टू, न तो पहला है न तो दूसरा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों ए और बी, यानी कि तमिलनाडु में NH47 और तटी उड़ीसा के गांव। क्या पूछा है? तारे के आकार का क्या पूछा है? प्रतिरूप पूछा है। स्टार पैटर्न पे क्या प्रतिरूप पूछा, पैटर्न पूछा है। पैटर्न से भी दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो पैटर्न पे आप क्या, तारे का जब प्रतिरूप का बात करें, यानी कि तारे जैसी संरचना, कुछ कई 3-4 सड़कें क्या हैं? एक ही स्थान पर ऐसे काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये 3-4 सड़कें एक दूसरे को एक ही स्थान पर काट रही हैं, और इन्हीं सड़कों के किनारे क्या है? लोग अपने अधिवास बना लिए, सेटल हो गए हैं, लोग अपने मकान बना लिए हैं। ये क्या हो गए हैं? मकान बना लिए इस तरह से। इसे रोड के दोनों तरफ, इन जो सारी रोडें हैं, जो भी सड़कें हैं यहाँ पर, इनके क्या हुआ? दोनों तरफ ये अपने मकान बना लिए हैं, और इस तरह से बीच में क्या है? रोड है। तो एक तरह से यह क्या है? स्टार जैसी संरचना देखने को मिलती है। ये सड़कें क्या करती हैं? एक स्टार जैसी संरचना बनाती हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि ये क्या है? तारा प्रतिरूप है, यानी कि स्टार पैटर्न है। इसी तरह कई पैटर्न बनते हैं। पैटर्न में जैसे रेखी प्रतिरूप, अगर एक रोड है, इनके दोनों तरफ क्या है? ऐसे सड़क मकान लोग बना लें, ऐसी सीधी सड़क है, लंबी सड़क है, इसके इधर बना रहे, या यही समझ लीजिए सपोज दैट ये नदी है और नदी के तट पर, नदी किनारे लोग ऐसे अपना मकान बना लें, तो ये क्या हो जाएगा? रेखी प्रतिरूप हो जाएगा। इसी तरह आपका वृत्तीय प्रतिरूप होता है। कोई तालाब है और उस तालाब के चारों तरफ लोग क्या कर लें? अपना मकान बना लें। तालाब हो गया, या कोई बीच में कुआं है, कोई मंदिर है, उसके चारों तरफ लोग ऐसे घेर के अपना मकान बना ले, तो वो क्या हो जाएगा? वृत्तीय प्रतिरूप हो जाएगा। इसी तरह टी प्रतिरूप भी होता है। टी प्रतिरूप यानी कि इस तरह से लोग अपना घर मकान बना लें कुछ इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? यानी कि सड़कें कुछ इस तरीके से हों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? टी पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि टी शेप पैटर्न भी देखने को मिलेगा अधिवासों में, जो लोगों का सेटलमेंट है। इसी तरह और भी कई हैं, जैसे कि सीढ़ीनुमा प्रतिरूप है, और ढेर सारे हैं। आप उसे एक बार देखिएगा अच्छे से, एक बार पढ़ेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार बहुत इजी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है, तारे के आकार के प्रतिरूप का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो तारे के आकार में यहाँ क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में NH47, तटी उड़ीसा के गाँव में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं। आगे भी और क्वेश्चन है, भी रुके रहिएगा। तो दोस्तों आपको पहले कुछ जानकारी दे दूँ, तब हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी में मैंने कई बार बता चुका हूं कि, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं डेली वहां पर कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट आर्टिकल के रूप में, रिटन के रूप में वहां प्रोवाइड करता हूं। साथ में वहां पर इमेजेस और एनिमेशन, कोई टॉपिक ऐसी है जो कि आप अगर एनिमेशन के माध्यम देख लें और तुरंत आपको टॉपिक समझ में आ जाए, तो वो क्या करता हूँ मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। साथ में करंट अफेयर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हुई, कुछ जानकारी हुई, तो वो क्या करते हैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिएगा। फ्री चैनल है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी आगे क्लास में।
जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे 87 नंबर के आगे। चलिए दोस्तों, आगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमि प्रदूषण जिसमें उच्च लवण सामग्री के कारण भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, लवण की बात की गई है और भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो, क्या हो, अनुपयुक्त हो। ऑप्शन देख लेते हैं, मरुस्थलीकरण, बी लवणीकरण, सी कार्बनीकरण और डी ऑक्सीकरण। इंग्लिश वाले देख लें एक बार। लैंड पॉल्यूशन इन विच लैंड इज अनसुटेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट इज नोन एज। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लवणीकरण। यानी कि मिट्टी में अगर लवण की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या मिट्टी हो सकती है, हमारे लिए अनुपयुक्त हो सकती है कृषि के लिए। इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों कि चूना हो गया और आपका क्या हो गया, जिप्सम। चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है कि उसमें लवण को कम किया जाए। अगर लवण है तो हमारे फसल को भी खराब कर सकता है, तो जिप्सम और किसका, चूना का भी प्रयोग किया जाता है मिट्टी में इनकी मात्रा को कम करने के लिए, हटाने के लिए। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, लवणीकरण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमि उपयोग श्रेणी नहीं है। यानी कि भूमि का उपयोग कैसा होता है, कभी कभी कुछ ऐसी भूमि होती हैं जो वर्ष भर उपयोग की जाती हैं तो उन्हें अलग नाम से जाना जाएगा। कुछ ऐसी होती है जो सीजनल होती हैं, यानी कि कुछ सीजन में यूज की जाएंगी उसके बाद यूज नहीं की जाएंगी। कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे यूज ही नहीं की जाती हैं तो उनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो ऑप्शन है प्रति भूमि, बी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सी सीमांत भूमि, डी कृषि योग्य बंजर भूमि। तो आपको बता दूं, आप लोग इसका प्रति भूमि का नाम सुने होंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का भी नाम सुने होंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि का भी नाम सुने होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीमांत क्षेत्र। इंग्लिश वाले देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। ऑप्शन है फैलो लैंड, सेकेंड है नेट एरिया स्नो सोन, थर्ड है मार्जिनल लैंड और फोर्थ है कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्जिनल लैंड यानी कि सीमांत भूमि। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज, क्या है ऑप्शन, BARC। सेकेंड है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, सी नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन और डी है नालापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो है कि ये भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, स्टेशन है। और इसको 28 अक्टूबर 1969 में, इसका 28 अक्टूबर 1969 में क्या किया गया था, इसका पहला स्थापना हुआ था। और इसका संचालन कौन करता है, राष्ट्रीय बिजली निगम इसका क्या करता है, संचालन करता है। किसका, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1969 में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व में कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। कॉफी का उत्पादक यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है ब्राजील, सेकेंड भारत, सी रूस और डी कोलंबिया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील क्या है, पहले स्थान पर है कॉफी का उत्पादन करने पे। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आपका आता है वियतनाम। कौन आता है, वियतनाम। वियतनाम क्या है, इस सेकेंड नंबर पे आता है, जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सेकेंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, ब्राजील आता है, सेकेंड पे वियतनाम आता है और थर्ड पे कौन आता है, कोलंबिया आता है। कोलंबिया, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट पे ब्राजील कॉफी के उत्पादन में, सेकेंड पे कौन आ गया, वियतनाम आ गया और थर्ड पे कौन आ गया, कोलंबिया। ये कॉफी के उत्पादक देश हैं। तो ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हो गया ब्राजील और सेकेंड होता है वियतनाम और थर्ड है कोलंबिया। राइट ऑप्शन ब्राजील हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। ऑप्शन है तकनीकी उन्नति, बी है विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि, थर्ड है उद्यमिता और फोर्थ है शासन। द इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति रहेगा तो आप कई तरह की आर्थिक विकास कर सकते हैं, हर फील्ड में कर सकते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, तकनीकी उन्नति, ऑप्शन ए। 93rd नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज पूछा है, लौह, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन बी। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि चूना पत्थर हो गया, ये भी आपका क्या है अधात्विक में ही आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्यापक भूचरण का कारण बनता है, ऑप्शन है इंग्लिश वाले एक बार देख लें। कॉजेज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, ऑप्शन है फसलों का चक्रीकरण, बी कंटूर टेरेसिंग, और सी है वायु अवरोध रोपण, और डी है अधिक चराई। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका अधिक चराई। यहाँ पर अधिक चराई से क्या होता है दोस्तों कि भूमि क्षरण बहुत अधिक होता है, इसलिए कई जगहों पर इसे कम करने का बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि अब चराई, अधिक चराई जो हो जाती है उससे क्या करते हैं, चराई कर देते हैं। ऊपर की जो मृदा होती है हवा से या पशुओं की वजह से, कई कई चीज़ों से, कई कारक हैं जो उसे क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। तो भूमि क्षरण का ये प्रमुख कारण है, इसलिए कहा जाता है कि इस कारण बनता है कौन, अधिक चराई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी और क्वेश्चंस में आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और क्वेश्चन के साथ, एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।